हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान को है जो कि कवर करने वाले हैं, यानी बायोलॉजी को। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके साइंस के सेक्शन से अधिकतम सवाल जीव विज्ञान से ही बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। आपको इससे पहले मैंने देखिए हिस्ट्री आपकी कंप्लीट करा दी है, पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, इसके साथ ही जियोग्राफी भी कंप्लीट करा दी है, तो आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपका जो फैक्ट्स हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आपका पीसीएस का प्रीलिम्स हो या आपका आरओ का हो या अन्य जो भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हो सकती है। आप एक बार जरूर देखें और बताइए उसके बाद फीडबैक आपका क्या होता है। आपको इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहां से आराम से रिवीजन क्लास देख सकते हैं। चलिए, जीव विज्ञान हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं। तो यहाँ पर जिनमें मैं टिक लगाऊं उनको आपको जरूर ध्यान देना है, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटो आपने नॉर्मल अगर साइंस पढ़े हुए तो डर्मेटो का मतलब ये होता है त्वचा। तो त्वचा एवं इसके रोगों का संबंध यानी अध्ययन यदि किया जाता है तो इसे हम डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सर्पेटोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है। इसको देखिए, ऑर्निथोलॉजी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षियों का अध्ययन होता है। इसको देखिए, एंटमोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। इसको देखिए, मिरमैकोलॉजी है, ये चींटियों का अध्ययन कराया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, वायरोलॉजी इंपॉर्टेंट, ये आपका विषाणुओं से संबंधित यानी वायरस से ही निकल रहा है, वायरोलॉजी याद रख सकते हैं आराम से। पैथोलॉजी देखिए, आप लोग जानते ही होंगे, रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी ये आपको देखिए मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। इसको देखिए, जूलॉजी आपका जंतुओं से संबंधित है। इथोलॉजी ये आपको देखिए मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। बायोनॉमिक्स ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी ध्यान दीजिएगा, ये अस्थियों का अध्ययन है। इसको देखिए, पेडोलॉजी ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी आपने सुना होगा, तो ये मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सेरोलॉजी ध्यान दीजिएगा, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी देखिए, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, इसका अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी ये आपके पोषण विज्ञान से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, इसे देखिए मानव जाति, जो मानव का विकास होता है उसका सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत एग्रोस्टोलॉजी ये देखिए घासों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब देखिए, जीव विज्ञान से संबंधित हम यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑरोलॉजी ये देखिए आपका पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावलियां देख लेते हैं, तो देखिए फ्लोरिकल्चर ये आपके पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, रेशम पालन से संबंधित है, ठीक है। एपीकल्चर आपको मधुमक्खी पालन से है। विटिकल्चर अंगूर से है। इसको देखिए, हॉर्टिकल्चर ये सब्जियां उद्यान पादपों का संवर्धन करती हैं। सिल्वीकल्चर ध्यान दीजिएगा, ये वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन करती हैं। देखिए, विषाणु के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम वायरस भी कहते हैं, ठीक है। विषाणु क्या होता है, तो ये अति सूक्ष्म होता है, अकोशिकीय होता है। ध्यान दीजिएगा, इस शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये अकोशिकीय होता है, इनमें कोशिका नहीं होती है। और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं ये, जो जीवित कोशिका के अंदर रहकर जनन करते हैं। यानी विषाणु देखिए, यदि मुक्त अवस्था में रहता है तो ये मृत होता है, लेकिन यह यदि किसी जीव में आ जाता है तो ये जीवित अवस्था में आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। विषाणु की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इवानो वोस्की ने की थी, ये रूसी वैज्ञानिक थे। 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय इन्होंने बताया था कि विषाणु होता है, ठीक है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग कौन से हैं, तो देखिए, तंबाकू की पत्तियों पर मोजैक रोग होता है, आलू में मोजैक रोग होता है, और बंकी टॉप ऑफ बनाना यानी केला की पत्तियों में क्या होता है, बंकी टॉप नाम का रोग भी होता है। अब देखिए, विषाणुओं के द्वारा मनुष्य पर होने वाले रोगों को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इनकी आप कोई भी ट्रिक भी बना ले तो आराम से इन्हें याद होना चाहिए, ठीक है। चेचक ये आपका विषाणु से होता है। इसको देखिए, पीत जो है जिसे हम अरबो वायरस कहते हैं, पोलियो हो गया, खसरा मुर्बेली वायरस, गलसुआ मम्पस वायरस, रेबीज हाइड्रोफोबिया, मस्तिष्क शोध, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, डेंगू, एड्स, ये सब आपके किससे होते हैं, तो वायरस से होते हैं। कौन कौन से, देखिए, चेचक हो गया, पीत ज्वर हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, मस्तिष्क शोध हो गया, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, डेंगू, ज्वार, और आपका एड्स HIV के कारण जो होता है। अब देखिए, कवक जिसे हम क्या कहते हैं, तो फंजाई कहते हैं, इसे भी देख लेते हैं। कवक क्या होता है, तो ये हरित लवक रहित होता है, यानी इसमें हरित लवक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये संवहन ऊतक रहित भी होता है। क्या है ये, थैलोफाइटा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पर्ण रहित
विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? ध्यान दीजिएगा, ये काइटिन की बनी होती है। अब देखिए कवक से होने वाले रोग देखिए तो पौधों पर कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये आपके मिलान करने का क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सरसों में आपका क्या होता है? सफेद कीट रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। मूंगफली का टिक्का रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गल गन्ने का लाल सड़न रोग, ये भी ध्यान दीजिएगा। आलू का अंगमारी रोग हो गया। सेब के फल का सड़ना हो गया। गेहूं का लाल रस्ट हो गया। बाजरे का अर्गौट, ध्यान दीजिएगा। गेहूं का ढीला इसमत और अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू और राई का इरगॉट रोग, ये भी ध्यान दीजिएगा। राई का इरगॉट रोग, सरसों का सफेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बाजरे का अर्गाट, ठीक है। अब देखिए जंतु में कौन कौन से होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। खाज हो गया, गंजापन हो गया, दमा हो गया, ओनिकोमाइकोसिस हो गया, दाद हो गया, मेनिंजाइटिस, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और एस्परजिलोसिस जो फेफड़े का रोग होता है, ये भी इससे संबंधित है। अब देखिए जीवाणु की बात कर लेते हैं, यानी आपके बैक्टीरिया की, ठीक है। तो जीवाणु क्या होता है? तो ये भी देखिए हरित लवक रहित होता है और एक कोशिकीय होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जीवाणु एक कोशिकीय होता है, लेकिन वायरस बिना कोशिकीय यानी अकोशिकीय होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनके कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। जीवाणु जो कि लाभदायक होते हैं तो कौन कौन से? जैसे राइजोबियम हो गया, ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है और दलहनी फसलों के गांठों में यह पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस की बात करें तो ये जो होता है आपको बैक्टीरिया, दूध से दही बनाने में कारगर होता है। इसके बाद बात करें एस्टीबैक्टर एसिटिक, ये देखिए सिरका के निर्माण में सहायक होता है। माइकोकोकस स्पोन्डिलियंस ये चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। हानिकारक जीवाणु की बात करो तो कौन सा होता है? कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये भोजन को विषाक्त बनाने के लिए प्रयोग आता है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है, इस नाम को ध्यान दीजिएगा। कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक। अब जीवाणुओं से होने वाले देखिए पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? तो सेब का अग्निरीजा, ध्यान दीजिएगा। चावल का अंगमारी रोग, आलू का शिथिल रोग, नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंडू रोग, फलों में क्राउन गॉल रोग, ध्यान दीजिएगा इनको। जीवाणुओं से होने वाले पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? तो भेड़ में देखिए एंथ्रेक्स रोग, ध्यान दीजिएगा। एंथ्रेक्स किसमें होता है रोग? तो ये आपका भेड़ में होता है। इसके साथ जानवरों का काला पैर रोग, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग हैं जो कि मनुष्यों में भी होते हैं? तो देखिए कॉलेस्ट्रेडियम टिटनी के द्वारा आपका टिटनेस होता है। काली खांसी जिसे हम पर्टुसिस भी कहते हैं, तो ये देख सकते हैं हम, हेमोफिस पर्टुसिस होता है, ठीक है, जीवाणु के कारण ये रोग होता है। इसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो टीबी आपको, जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं, टीबी के कारण बनता है। विब्रियो कॉलरी के कारण आपका हैजा होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण आपका डिप्थीरिया होता है। बैसिलस पेस्टिस के कारण प्लेग होता है। डिप्लोकोकस न्यूमिनी के द्वारा न्यूमेनिया होता है, ध्यान दीजिएगा। और साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कोष्ठ रोग भी होता है, जो आपका त्वचा रोग भी एक प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल की बात करें तो नीलहरी शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोस्टियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखाई देता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए लाइकेन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइकेन देखिए थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इनमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन जो होता है देखिए ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण का संकेतक का भी काम करता है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन क्या होते हैं? उगते ही नहीं है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पेड़ की छालों में उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। नाम से ही आप आराम से इसे याद करके ट्रिक बना सकते हैं, आपको कैसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे देख लेते हैं। एक बीजपत्री के, तो ये आपके देखिए एक तो ग्रेमिनी ग्रेमनी प्रकार के होते हैं, दूसरा लिलिएसी, तीसरा म्यूजेसी, चौथा है पाल्मी। तो ग्रेमनी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुल हैं ग्रेमनी कुल के, लिलिएसी कुल, म्यूसेजी कुल और पाल्मी कुल। तो ग्रेमनी कुल के आपके गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई आते हैं। लिलिएसी कुल के प्याज, लहसुन, सतावर। म्यूजेसी की ध्यान दीजिएगा केला है। पाल्मी में आपका नारियल, सुपारी, ताड़ और खजूर आते हैं। अब देखिए द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे कुल कौन से हैं? कुकुरबिटेसी, मिर्टेसी, अम्बेलीफेरी और रोजसी।
कुकुरबिटेसी के अंतर्गत परवल आता है, तरबूज होता है, खरबूज आता है और आपका कद्दू आता है। मिर्टेसी के अंतर्गत अमरूद हो गया, यूकेलिप्टस, जामुन और मेहंदी आता है। अम्बेली फेरी के अंतर्गत लौंग हो गया, सौंफ हो गया, गाजर, धनिया, जीरा हो गया। रोजेसी के अंतर्गत सेब, गुलाब, नाशपाती, रसभरी हो गया। सोलनेसी के अंतर्गत आलू, बैंगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा, तमाकू। और कंपोजिट के अंतर्गत गुलदाउद, सूरजमुखी, सलाद, जीनिया और गेंदा। कुशीफुरी के अंतर्गत मूली, शलजम, सरसों, फूल गोभी। और रुटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी। इसके अलावा मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं पादप हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो पादप पादप हार्मोन देखिए कौन कौन से, तो एक ऑक्सिन, जिब्रेल्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजिन्स हो गया, ठीक है। फ्लोरिजिन्स ध्यान दीजिएगा फूल खिलाने वाला पौधा है। एथिलीन क्या है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला है ये। और जिब्रेलिन्स क्या है, तो जस्ट जटिल कार्बनिक यौगिक है। और साइटोकाइनिन ये आपका क्या होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और एब्सिक अम्ल वृद्धि रोधी होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को हम क्या कैसे मापते हैं, तो गैनोंग पेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग ये कॉपर की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग होता है जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का जो विपटेल रोग मॉलिबेडिनम की कमी से होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। विपटेल रोग कैसे होता है, तो मॉलिबेडिनम की कमी से कहीं में होता है, फूल गोभी में। पत्तियों में हरी महीनता रोग जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू का डाइबेक रोग ये कॉपर की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। आम का लिटिल लीफ रोग जो है ये जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट रोग जो होता है ये बोरान की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग जो है ये बोरान की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रॉट रोग ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। और शलजम में वाटर कोट रोग जो है ये मैग्नीज की कमी से होता है। इनके रोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस पौधे में होता है और किसके कारण होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वर्ग की बात कर लेते हैं। तो वर्ग की देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है उसे हम वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीक के अंतर्गत आपको देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और आपका देखिए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा ये सब चीजें आती हैं। तो देखिए हम प्रोटोजोआ के बारे में पहले देख लेते हैं। तो इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इनका शरीर जो होता है नग्न होता है, पॉलिकुल द्वारा ये ढके होते हैं। इस संघ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपका अमीबा, हिस्टोलिका, एंटेमीबा कोलाई, जुगलीना आदि आते हैं। पोरीफेरा की बात कर लेते हो तो ये बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ में रहते हैं। इनकी आवृत आकृति कैसी होती है, अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या आपकी शाखानुमा होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इनके शरीर में ऊतक नहीं होता, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पोरीफेरा में भी आपके ऊतक नहीं पाया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं, तो साइकन, हाइनोलोमा, यूस्पांजिया, स्पंजिया और यूप्लेक्टेला, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इस संघ में आपको देखिए जंतु जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह में पाए जाते हैं। जो जंतु होते हैं जल जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आपके मक्खी हो गया, केकड़ा हो गया, मकड़िया हो गया, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, यानी जितने भी प्रकार के आप कीड़े देखते हैं लगभग आपके सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मोलस्क की बात करें तो देखिए इस संघ में अधिकांश जो जीव होते हैं ये समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया, कायरन पाइला हो गया और हेलिक्स सीपिया हो गया। इकाइनोडर्मेटर की बात करें तो इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं और इसके अंतर्गत आपका तारा मछली जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं, समुद्री खीरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ब्रिस्टल स्टार हो गया, और कुकमेरिया और थायोन हो गया। कॉर्डेटा की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत शार्क, टॉर्पीडो, कतला, सिंगी, मांगुर, गरई, एनाबस। शार्क को डॉग फिश तथा टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। तो शार्क को डॉग फिश और टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे। उभयचर वर्ग में आपका मेढक, प्रोटिक्सिस, साइरेन आदि आते हैं। सरीसृप वर्ग में आपके कच्छप, कछुआ, गोह, करायत, अजगर हो गया, घड़ियाल हो गया, नाग हो गया, एलिगेटर आदि आते हैं। बगरेस का साधारण नाम करायत तथा नाजा का साधारण नाम क्या है, कोबरा है।
अब देखिए विटामिन और पोषण देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 1911-12 में फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। और अब तक विटामिन के दो श्रेणियां पाई गई हैं, एक तो आपका है जल में घुलनशील और एक है आपका जल में, और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जल में आपके देखिए बी और सी हैं, और इनमें आपके ए डी ई के, इसे आप डी कीड़ा से भी याद रख सकते हैं, के ई डी ए, ठीक है। कीड़ा क्या होता है, वसा में नहीं डूबता बल्कि जल में ये डूब जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए चाहे आप जैसे भी याद रखें। अब आगे देखें हम, एक सेकंड। अब देखिए विटामिन ए हो गया, इसे हम रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का देखिए स्रोत आपके गाजर हो गया, गाजर, दूध हो गया, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सब चीजें हैं आपकी विटामिन ए के सोर्स हैं। और कमी से देखिए जीरोफ्थेल्मिया होता है और रतौंधी होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम, स्रोत और रोग जरूर याद रखिएगा। विटामिन बी 1 देखिए थायमीन होता है इसका। सोयाबीन, अनाज, दूध, फलियां इसके स्रोत होते हैं। और बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन कहते हैं, जिसमें अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीजें होती हैं। एक्किलोसिस, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब रोग जो होते हैं। विटामिन बी 3 की बात करें तो ये नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और इसका रोग ध्यान दीजिएगा, इसका रोग क्या है आपका, पेलाग्रा, जिसे हम चर्म रोग भी कहते हैं, या तो इसे हम डी सिंड्रोम, कोर्डी सिंड्रोम भी कहते हैं। विटामिन बी 5 की बात करें तो पैंटोथेनिक नाम से ही पता चल रहा है, पैंटोथेनिक अम्ल। और इसमें देखिए रोग क्या होता है, बाल सफेद होना और वृद्धि रुक जाती है। विटामिन बी 6 जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इससे एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन बी 7 बायोटिन, ये इससे बाल झड़ते हैं और आपका लकवा भी मार सकता है आपको। विटामिन बी 9 जो होता है ये फोलिक अम्ल होता है। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट आदि इसके सोर्स हैं। कुंठित वृद्धि या रक्त छेड़ता जो है इसके रोग होते हैं। विटामिन बी 12 की बात करें तो साइनो कोबालामिन हो गया। और एनीमिया और पांडु रोग जो है इसमें होते हैं। विटामिन सी देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इससे रोग स्कर्वी रोग इंपॉर्टेंट है। आंवला, नींबू, टमाटर और खट्टे फल, विटामिन सी के जो सोर्स होते हैं वो सभी के सभी खट्टे फल होते हैं लगभग लगभग। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर देखिए आपका सोर्स सूर्य का प्रकाश मुख्यतः होता है, और इसकी कमी से आपका ऑस्टियोमाइलिसिया नामक रोग होता है, और सूखा रोग जो कि रिकेट से ये भी होता है। विटामिन ए देखिए टोकोफेरॉल है इसका नाम। सोयाबीन ध्यान दीजिएगा, अंडे की जर्दी ध्यान दीजिएगा। विटामिन ई के कमी के कारण जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के की बात करें तो इसका नाम क्या है, नेप्थोक्विनान है। और इस पे आप देख सकते हैं रक्त का थक्का न जमना इसका प्रमुख रोग होता है, विटामिन विटामिन के, ठीक है। अब देखिए पाचन तंत्र की बात कर लेते हो तो विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना जो है पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र देखिए आपको दो प्रकार से होता है, एक तो आहार नाल के माध्यम से, और दूसरा है जो जब यह खाना जाता है तो आपको पाचन ग्रंथियों के माध्यम से उनका पाचन होता है। देखिए आहार नाल सबसे पहले आपका मुंह गुहा जाता है, इसके बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर आपका आंत, ध्यान दीजिएगा। मुंह गुहा में आपके लार होते हैं, और लार के अंदर टाइलिन या लारी एमाइलेज वगैरह पाई जाते हैं, जिसके कारण से आपका आहार नाल से भोजन जाता है, ठीक है। और पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ग्रास नली में आपका भोजन को अमाशय तक ले जाता है। अमाशय में देखिए आपका HCl पाया जाता है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है, और इसमें पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। आंत की बात करें तो एक छोटी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत पाई जाती है। छोटी आंत देखिए आपकी सबसे बड़ी आंत होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत जो है वसा का पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। अब देखिए संबंधित पाचन ग्रंथियां देख लें तो देखिए लार ग्रंथि में आपके टाइलिन, लाइसोसोम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। यकृत में, लीवर में आपको देखिए पित्त का, यकृत में क्या होता है तो पित्त का उत्पादन होता है। इसके बाद ग्लाइकोजेनिस होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पित्ताशय की बात करें देखिए वसा का इमल्सीकरण आपको कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। वसा का भंडारण भी यही होता है। पित्ताशय के बाद देखिए पित्त की बात करें तो पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है, यानी आपका यह हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। अग्नाशय की बात करें देखिए अग्नाशय रस का संश्लेषण करता है ये। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का श्रावण जो है होता है। प्रमुख एंजाइम देख लेते हैं, देखिए सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। माल्टेज जो है ये माल्टोज
को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, तो ये एमएलसी कृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, लैक्टेज क्या करता है, तो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। अब देखिए कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र, ध्यान दीजिएगा कंकाल तंत्र एक तो आपका अक्षीय कंकाल होता है, ये चीज भी ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंकाल हमारा कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा अक्षीय प्रकार का कंकाल होता है और उपागीय कंकाल होता है। विभाजन की बात करें, देखिए विभाजन इसका मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी हैं, 206 हैं। बाल्यावस्था में कितनी पाई जाती है, 208 के आसपास पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 है। सिर के कुल हड्डियां कितनी हैं, तो 29 हैं। कपाल यानी आपके कान में आपके 8, फेसियल में फेस में यानी आपके 14, पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कर्ण में यानी कान में आपके 6 होती हैं। इसको देखिए कार्य की बात करें तो ये कंकाल तंत्र कार्य क्या करता है, तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार देता है और लाल रक्त कणिकाओं का इससे निर्माण होता है। शरीर के कोमल अंगों की इससे सुरक्षा होती है। अन्य तथ्य ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी हड्डी आपकी कौन सी होती है, फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को हम टेंडन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मांसपेशी व अस्थि के जोड़े को हम क्या कहते हैं, जोड़ जहाँ जोड़ते हैं ये तो टेंडन कहलाता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को स्थान को क्या कहते हैं, जोड़ को तो लिगामेंट कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं, तो श्वसन तंत्र में देखिए वे सभी अंग आते हैं जिनसे वायु का आदान प्रदान होता है आपके। इन अंगों के सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका कौन सा है, तो फेफड़ा है। ठीक है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। तो देखिए मनुष्य के स्वतंत्र श्वसन तंत्र के अंग फेफड़ा, नासिका और स्वर यंत्र। तो देखिए नासिका आपका क्या करता है, मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित हो यानी नाक। ठीक है, स्वर यंत्र में ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। स्वर यंत्र मुख्य कार्य इसका ध्वनि को उत्पादन करना और खांसने निगलने श्वासोच्छ्वास और श्वसन मार्ग की सुरक्षा में सहायक होते हैं। अब देखिए फेफड़े की बात करें, देखिए स्पंजी होता है, गुलाबी थैलेनुमा रचना होती है और एक जोड़ी फेफड़ा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 2 होते हैं, दायां और बायां। गैसों का आदान प्रदान करना प्रमुख कार्य होता है। दायां फेफड़ा जो है थोड़ा बड़ा होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो दायां फेफड़ा होता है थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। आप समझ सकते हैं कितना विशाल प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं। वायु कोष्ठक है 15 करोड़। फ्लूरल मेम्ब्रेन जो है फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा फ्लूरल मेम्ब्रेन। उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं, तो शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र आंत के माध्यम से, यकृत के माध्यम से, वृक्क, त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से होता है। तो आंत से देखिए अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना ये काम है आंत से। ठीक है, वृक्क की बात करें, देखिए रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। दवाइयां, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता उन्हें बाहर निकालने का काम वृक्क करता है, यानी आपकी किडनी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए फेफड़ा की बात करें, तो फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन। जिस लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का ये उत्सर्जन करता है कौन, फेफड़ा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए त्वचा की बात करें, तो त्वचा में आपकी उपस्थित होती हैं तैलीय ग्रंथियां और आपकी श्वेत ग्रंथियां, यानी आपके पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं ये सीबम एवं पसीने का स्राव करती हैं। यकृत, लीवर की बात करें तो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में भूमिका निभाती हैं और हीमोग्लोबिन का विखंडन करके रक्त प्रवाह से अलग करने का काम करते हैं और अल्कोहल का निराविशन भी ये करती हैं। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका देखिए तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो भागों में होती हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। तो देखिए मेरुरज्जु का काम क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का कार्य होता है, यानी मस्तिष्क आपका जो आदेश देता है तो मेरुरज्जु का काम होता है, मेरुरज्जु के माध्यम से ही वो कार्य विभिन्न पार्ट्स में जाता है। ठीक है, जिस अंग को जो काम दिया जाता है वही आदेश का पालन करता है मेरुरज्जु। ये प्रवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करने का काम मेरुरज्जु के माध्यम से ही होता है। तंत्रिका तंत्र का देखिए कार्य देखें तो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद करने के लिए या विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य बैठाने के लिए ये प्रमुख इसका काम होता है। मस्तिष्क की बात करें, देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं। इसको देखिए अग्र मस्तिष्क के भी आपके 3 भाग हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम की बात करें तो ये काम क्या करता है, तो अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण यानी याद करने में,
संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस को होता है। और थैलेमस आपका सूचना प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है, ये मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में इंपॉर्टेंट है भाग, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम मस्तिष्क के और अग्र मस्तिष्क के। पश्चिम मस्तिष्क में आपके कौन से है, सेरिबेलम हो गया जो अनुमस्तिष्क का भाग होता है, और मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया। देखिए पोन्स जो है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। सेरिबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ये समन्वय, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के गतियों का नियंत्रण करता है, ठीक है, सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लिगेंटा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो ये हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है यानी आपके ब्लड प्रेशर का, और श्वास की गति का भी नियंत्रण जो है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत है, और पांचों रसों का स्राव भी इसी के माध्यम से होता है। अब देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र के देखिए अवयव की बात करें तो हृदय और आपके रुधिर नलिकाएं। इसके कार्य पहले देख लेते हैं, तो फेफड़ों से शरीर की वाहिकाओं एवं ऊतकों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका प्रमुख काम है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करना, और हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन करना, और वसीय अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन है। रुधिर नलिकाओं की बात कर लेते हैं, पहले हम देखिए हृदय की बात कर लेते हैं, फिर रुधिर नलिकाओं की। तो इसके अवयव हैं परिसंचरण तंत्र के। तो देखिए हृदय के बारे में बात करें तो संपूर्ण शरीर में शरीर का परिसंचरण करना यह हृदय के माध्यम से ही होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जो कि 2 दाएं और 2 बाएं में अलिंद आपके पाए जाते हैं। दाएं में देखिए दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय होते हैं, ठीक है, अलिंद और निलय आपके 2-2 होते हैं। मनुष्य के हृदय है जो है सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है, यानी आपका काम करता है। आप देखेंगे 72 बार आपका धड़कन जो है धड़कती है। हृदय की धड़कन को हम ईसीजी द्वारा मापते हैं, और ईईजी के द्वारा मस्तिष्क को मापा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हृदय 2 धड़कनों के बीच के में आराम करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, 2 धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। अब देखिए धमनियों की बात कर लेते हैं, तो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम धमनियों को होता है, रुधिर को, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी जो होती है ये सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर रुधिर है जो कि प्रवाहित करता करने का काम नहीं करता है, ठीक है। जो फुफ्फुस धमनी होती है ये गंदे रुधिर को यानी अशुद्ध रुधिर को प्रभावित करता है, और नॉर्मल धमनियां जो होती हैं ये शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती हैं। सिराओं की बात कर ले, जिसे हम वेन्स भी कहते हैं, तो ये विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाने का काम करती है, और ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती है। फुफ्फुस शिरा जो होती है, फुफ्फुस वेन जो होती है, ये इसके अलावा जितनी भी शिराएं होती हैं अशुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, यानी फुफ्फुस शिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने का काम करता है। रुधिर वाहिनियों की बात करें तो धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती हैं रुधिर वाहिनियां, ठीक है। अब देखिए रुधिर की बात करें तो पीएच मान ध्यान दीजिएगा 7.4 होता है इसका, ठीक है। परिसंचरण तंत्र की ध्यान दीजिएगा, आपके जो हमारा जो शरीर है ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस पे क्या होता है, रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है। तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है और सभी कशेरुकीय में पाया जाता है। अगर मैंने आपको बता दिया हो गलती से कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र हमारा नहीं होता है बल्कि हमारा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। खुला परिसंचरण तंत्र आपके तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। रुधिर की बात करी जाए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तरल, संवहनी और ये एक संयोजी ऊतक है जिस पर रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और आपका प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए मानव रुधिर की बात करें, देखिए प्लाज्मा और रुधिराणु में विभक्त होती हैं। तो प्लाज्मा 55% पाया जाता है, रुधिराणु ये आपका
45% पाया जाता है। प्लाज्मा में ध्यान दीजिएगा जल 91% होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। रुधिराणु की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। डब्ल्यूबीसी आपके रोगों से प्रतिरक्षा यानी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती हैं। आरबीसी में आपके एंटीजन ए एंटीजन बी पाए जाते हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। मानव रुधिर के देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, ध्यान दीजिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इसके अंतर्गत ए बी और ओ प्रकार के रक्त समूह की खोज हुई थी। देखिए ए ब्लड ग्रुप में आपके एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। बी में आपके एंटीबॉडी बी और एंटीजन एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए और बी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ए बी ब्लड ग्रुप में आपके एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ओ में देखिए एंटीजन अनुपस्थित होता है जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं और इसे हम सर्वदाता भी कहते हैं। और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ठीक है। अब देखिए स्रावी ग्रंथियों की बात कर लें, ग्लैंड्स की, तो इसके अंतर्गत पहले हम देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और प्रमुख हार्मोन हम देख लेंगे इसमें। तो देखिए पीयूष ग्रंथि आपकी, इसे हम क्या कहते हैं तो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। ये देखिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, देखिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा थायरोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रोटीन और ऑक्सीटोसिन, ये ध्यान दीजिएगा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिलनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के माध्यम से आते हैं। आउटू ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन है जो कि रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम अधिवृक्क जिसे हम सुप्रानिनल ग्लैंड भी कहते हैं, तो इस पे आपसे लिंग हार्मोन इससे रिलीज होता है। थाइमस ग्रंथ से थाइमोसिन, थाइमिन और थाइमिन सेकंड ये आते हैं। अग्नाशय ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से आपका ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन और आपका अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंडाशय से आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, अंडाशय से देखिए जो महिला होती हैं, महिला से आपका एस्ट्रोजन निकलता है। अब प्रोजेस्टेरॉन ये महिला से निकलता है, गर्भ का निर्धारण करने का काम यही करता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रिलैक्सिन है, ये भी आपके महिला से संबंधित है। अब देखिए ब्रसर की बात करें तो टेस्टीज, ये आपको देखिए टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाता है। एड्रिनलिन मेडुला मेडुला की बात करें तो एड्रिनलिन आपका देखिए ये लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, इसे हम कहते हैं किसे, एड्रिनलिन को, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब चिकित्सा से संबंधित आविष्कार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए विटामिन की खोज किसने की तो फंक ने की। विटामिन ए और बी इन दोनों की खोज किसने की, मैकुलन, जिसमें टिक लगाए उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की खोज हापकिंस ने। इंसुलिन की खोज इंपॉर्टेंट है, बैटिंग एवं वेस्ट ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। डीडीटी की खोज पॉल मूलर ने की। पोलियो टीका की खोज सबसे पहले किसने की, जॉन सॉल्क ने की, इंपॉर्टेंट है। विषाणु की खोज ध्यान दीजिएगा इवानोवस्की। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर। बीसीजी टीका की यूरिन कॉलसेट। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीका की खोज किसने की तो लुई पास्चर ने की। जेनेटिक कोड जो है इसकी खोज किसने की है, हरिगोविंद खुराना ने, जो कि भारतीय थे। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है इसका भार 1400 ग्राम के आसपास होता है। मूत्र का पीएच 6 होता है यानी थोड़ा सा अम्लीय होता है। रक्त का पीएच 7.4 यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। शरीर का तापक्रम जो कि सामान्य जनरल होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो हम 37.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सबसे बड़ी ग्रंथ ध्यान दीजिएगा लीवर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ ध्यान दीजिएगा थायराइड है। आरबीसी की संख्या देखिए पुरुषों में 5.5 मिलियन पर mm³ होती हैं और महिलाओं में यही कम होती हैं यानी 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 2.5 दिन होते हैं लगभग। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखें तो पुरुष में देखिए 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी होता है, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम पर सीसी होते हैं, यानी महिलाओं में थोड़ा सा कम पाया जाता है मनुष्य की अपेक्षा, यानी पुरुष की अपेक्षा। सबसे बड़ी पेशी ध्यान दीजिएगा ग्लूटियस मैक्सिमम, और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस होती है। अब देखिए कीट द्वारा संचालित रोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निद्रा रोग ग्लासिना पाल्पिलिस के द्वारा। हैजा किसके कारण होता है तो घरेलू मक्खी के कारण। टाइफाइड आपका पेडिकुलिस के द्वारा।
सुर्रा रोग टेबनिस मक्खी के द्वारा, कालाजार ध्यान दीजिएगा या बालू मक्खी सैंड मक्खी जो होती है, चागास रोग ध्यान दीजिएगा खटमल के कारण। जंतु विज्ञान की शाखा के जनक देख लेते हो तो रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग के जनक आपके कार्ल लैंडस्टीनर, जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच, आनुवांशिकी के जे मंडल, जंतु विज्ञान के फादर आपके अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्म जैविकी के लुई पास्चर, आधुनिक आनुवांशिकी के एच जे मूलर, वर्गकी के कार्लोस लीनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, उत्परिवर्तनवाद के ह्यूगो डी ब्रीज हो गए। ठीक, विभिन्न संस्थान और केंद्र देख लेते हो। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिकी केंद्र आपका कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ध्यान दीजिएगा नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये आपके मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान ध्यान दीजिएगा ये इम्फाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विविध कुछ देख लेते हो। देखिए ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी या देखिए मस्तिष्क की गतिविधियों को नोटिंग करने के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा ईसीजी तो हमने बताया आपके हार्ट के लिए ही है। ठीक है, और ये आपका मस्तिष्क के लिए है। ईएमजी ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रित करने वाली नसों की जांच के लिए है। ईओजी ये भी ध्यान दीजिएगा रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों को कई बार एग्जाम में पूछ चुका, लेकिन ईएमजी और ईओजी भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोल्ड ब्लड एनिमल में आपके कौन कौन से आते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपना जो टेम्परेचर होता है उसे मौसम के अनुसार बदल लेते हैं। ठीक है, सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली जो है ये की अनुपस्थित होती है, तथा हाइड्रा में श्वसन विसरण के द्वारा होता है। श्वसन जो होता है इसमें विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। सांड जो होता है इसके वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का जो उपयोग होता है दही बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग होता है। ईस्ट जो होता है एल्कोहल बनाने में, और एस्परजिलस जो होता है ये साइट्रिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल ध्यान दीजिएगा ये खट्टे फलों में जैसे नींबू और संतरा हो गया, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों को गिनकर है हम पता लगा सकते हैं। वर्ष के जो आप देखें पत्तों में ये ऐसे निशान होते हैं जो उनमें दिखते हैं, तो उससे उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑडियोग्राम ध्यान दीजिएगा, ऑडियोग्राम आपके कान से संबंधित है, और मेमोग्राम ध्यान दीजिएगा ये वक्ष से संबंधित है। कार्डियोग्राफ ये हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम एमआरआई भी कहते हैं, ये शरीर या अंगों में असामान्य या विकृति का पता लगाने के लिए होता है। अब देखिए यहाँ से आपका कंप्यूटर है तो इसे हम अगली वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो आपका ये देखिए हमने जो जीव विज्ञान था उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, और ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी है ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।